तो अब हमारा टॉपिक है रीनल नियोप्लेजिया। ठीक है, नियोप्लेजिया का मतलब है ट्यूमर्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किडनी के जो भी ट्यूमर्स वगैरह है वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। उसमें भी सबसे पहले जो हमारा ट्यूमर है उसे हम कहते हैं एंजियोमायोलिपोमा। ठीक है, अब एंजियोमायोलिपोमा पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि हेमाटोमा किस चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, हेमाटोमा क्या है, कैंसर वगैरह के किस चीज़ को कहा जाता है। तो हेमाटोमा है डिसऑर्गेनाइज्ड ओवर ग्रोथ ऑफ नॉर्मल टिश्यूज एंड नॉर्मल लोकेशन। फॉर एग्जांपल के मतलब किसी भी नॉर्मल लोकेशन पे अगर जो है नॉर्मल टिश्यू ओवर जो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में ओवर ग्रो करे ना, वो हेमाटोमा कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी स्किन है, ठीक है, स्किन के सेल्स यहाँ पे स्किन के अंदर ही अगर जो है डिसऑर्गेनाइज्ड वे में ग्रो करके ट्यूमर बनाए तो उसे हम क्या कहेंगे, हेमाटोमा कहेंगे। सही, ये कैंसर से डिफरेंट है। ठीक है, ये याद रखें, कैंसर से कैसे डिफरेंट है ये अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, बहरहाल इसमें आप याद रखें क्या होती है, इसमें जो है ग्रोथ होती है वो डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, ऑर्गेनाइज ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में जो है सेल्स, नॉर्मल सेल्स ओवर ग्रो कर रहे होते हैं अपने नॉर्मल लोकेशन पे, तो इसे कैसे कहेंगे, नॉर्मल स्टफ, क्योंकि सेल्स तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं पर वो जो है अरेंज कैसे होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, हेमाटोमा कहेंगे। अब ये कैंसर से कैसे डिफरेंट है, कैंसर्स में याद रखें होता है अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होती है। ठीक है, मतलब सेल्स जो है अनकंट्रोलेबली डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है सेल्स की, और वो सेल्स भी क्या होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। इसमें क्या थे, सेल्स नॉर्मल थे और इसमें जो है डिवीजन भी अनकंट्रोल नहीं थी। सही, इसमें सिर्फ डिसऑर्गेनाइज्ड वे में जो है सेल ग्रो कर रहे थे, इसमें अनकंट्रोल डिवीजन नहीं थी। इसमें एक तो अनकंट्रोल डिवीजन है और सेल्स भी एबनॉर्मल हैं। सही है, और तीसरी चीज़ जो इसको कैंसर्स को हेमाटोमा में डिफरेंट करती है वो होती है जेनेटिक म्यूटेशंस। जो कैंसर्स जो भी होते हैं ना, भले बेनाइन हो या जो भी है मेलिग्नेंट हो, उनमें क्या होती है, जेनेटिक म्यूटेशन लाजमी इन्वॉल्व होती है। जेनेटिक म्यूटेशन फिर क्या कराती है, क्लोनल ओवर ग्रोथ कराती है। क्लोनल ओवर ग्रोथ का मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स ड्राइव्ड फ्रॉम सिंगल ओरिजिनल सेल। ठीक है, मतलब एक ही सेल से जो है बहुत सारे सेल्स डिवाइड होकर बनाए, वो क्लोनल ग्रोथ होती है। हालांकि हेमाटोमा में कोई भी क्लोनल ग्रोथ वगैरह नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन नहीं होती। तो हेमाटोमा और कैंसर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो अब हम आते हैं एंजियोमायोलिपोमा पे। अब ये याद रखें, एंजियोमायोलिपोमा यहाँ पे लिखा तो हुआ है हेमाटोमा, पर याद रखें ये एंजियोमायोलिपोमा ट्रियो हेमाटोमा नहीं है, क्योंकि हेमाटोमा मैंने आपको कहा था कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती, पर एंजियोमायोलिपोमा में म्यूटेशन होती है, क्योंकि ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कंडीशन में ज़्यादा हो रहा होता है एंजियोमायोलिपोमा। सही, और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में म्यूटेशन इन्वॉल्व होती है। पर अब देखें ना, फिर इसको हेमाटोमा क्यों कहा गया है, क्यों, हमने तो कहा ना हेमाटोमा में कोई म्यूटेशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती। फिर इसमें एंजियोमायोलिपोमा में म्यूटेशन होती है, क्योंकि ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में म्यूटेशन इन्वॉल्व होती है। फिर एंजियोमायोलिपोमा को हेमाटोमा क्यों कहा गया है, सही है, हेमाटोमा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो एंजियोमायोलिपोमा के ट्यूमर्स है ना, ये नॉर्मल सेल्स के टिश्यू से बना होता है। फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स का बना हुआ है, ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स, एडिपोज टिश्यू, ये सारी जो है नॉर्मल जो टिश्यूज़ हैं जो पाए जाते हैं ऑर्गन्स में। इसलिए जो हिस्टोरिकल साइंटिस्ट को लगा कि ये एक किस्म का हेमाटोमा है। फिर जैसे ही साइंस ने जो है डेवलप किया तो उसके बाद आगे इन्हें पता चला कि ये जो है हेमाटोमा नहीं है, इसमें एक्चुअली जो है म्यूटेशंस वगैरह इन्वॉल्व है। तो हिस्टोरिकली इसे हेमाटोमा कहा गया, एक्चुअली ये हेमाटोमा नहीं है। हेमाटोमा क्यों कहा गया, क्योंकि ये नॉर्मल सेल्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है क्या, एंजियोमायोलिपोमा, क्योंकि एंजियो ब्लड वेसल्स पड़े हैं, मायो मतलब ये स्मूथ मसल सेल्स, लाइपोमा एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, तो एंजियोमायोलिपोमा कहा गया है। और ये जो है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स हुए हैं ना, उनमें ये ज़्यादा होती है। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस क्या है कि ये एक जेनेटिक कंडीशन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बेनाइन ट्यूमर्स बहुत बनते हैं हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। ठीक है, क्या है, ये एक कंडीशन है, रेयर कंडीशन है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारे मल्टीपल जो है पार्ट्स है वहाँ पे जो है बेनाइन ट्यूमर्स बन जाते हैं। ठीक है, जेनेटिक कंडीशन दैट काजेज बेनाइन ट्यूमर्स टू ग्रो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे ब्रेन है, स्किन है, किडनीज है। ठीक है, अब जैसे ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कंडीशन थी ना, किडनी में एक बेनाइन ट्यूमर बन गया, सही है, एंजियोमायोलिपोमा, यह हेमाटोमा नहीं, ये एक एक्चुअली बेनाइन ट्यूमर है। ठीक है, और ये होता है क्यों है, क्योंकि ये जो है म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, TSC1 जीन में और TSC2 जीन में। ठीक है, इन जीन में जो अगर म्यूटेशन हो जाए तो बंदे को ट्यूबरस स्क्लेरोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से जो है बेनाइन ट्यूमर्स मल्टीपल पार्ट्स में बन रहे होते हैं, जैसे लंग्स में भी ये हेमाटोमा लाइक ट्यूमर्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है, सही है, क्या करते हैं, काज मल्टीपल हेमाटोमा लाइक ट्यूमर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसलिए ये जो है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ जो है एसोसिएटेड है क्या, एंजियोमायोलिपोमा। हमारे पास है रीनल सेल
कार्सिनोमा, रेनल सेल कार्सिनोमा को ग्रेविट्स ट्यूमर भी कहा जाता है, याद रखें, क्योंकि कई कबार जो है क्वेश्चंस में आरसीसी के बजाय लिखा जाता है ग्रेविट्स ट्यूमर और बच्चों को पता नहीं चलता कि यार ये ग्रेविट्स ट्यूमर क्या चीज़ है। ठीक है, बहरहाल ग्रेविट्स ट्यूमर आरसीसी का दूसरा नाम है। अब ये हमने पढ़ा था एंजियोमायोलिपोमा, ये क्या था, बेनाइन ट्यूमर था किडनी का। तो आरसीसी क्या है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, जो कहाँ से अराइज होता है, किडनी के ट्यूब्यूल्स से। ठीक है, ये हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स है ना, यहाँ से बेनाइन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर अराइज होता है, जिसे हम कहते हैं रेनल सेल कार्सिनोमा। अब जिसको भी ये जो है ग्रेविस ट्यूमर होता है वो कैसे प्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लासिक एक ट्रायड होता है, हेमेट्यूरिया होगा। ठीक है, पल्पेबल मास मिलेगा किडनी पे और फ्लैंक पेन मिलेगा। ये कहीं पे भी अगर आपको ट्रायड मिले, ठीक है, समझ जाना कि ये सिनेरियो हमारे किसका है, आरसीसी का सिनेरियो। ठीक है, रेनल सेल कार्सिनोमा का। अब ये क्या है, ऑल 3 सिम्टम्स रेयरली अकर टुगेदर। ठीक है, ज़रूर नहीं है तीनों के तीनों जो है एक साथ सिम्टम्स प्रेजेंट हो। सही, बहरहाल हेमेट्यूरिया इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द रेनल सेल कार्सिनोमा। और क्या है, इसके अलावा फीवर होगा, वेट लॉस होगा। वेट लॉस आपको पता है तकरीबन सारे ट्यूमर्स जो भी होते हैं हमारी बॉडी में, कैंसर वगैरह में वेट लॉस हो रहा होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में मिलेगा आरसीसी में। अब पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा ट्यूमर जो है ओरिजिनल वो ऐसे कुछ सब्सटेंस वगैरह रिलीज़ करे जिसकी वजह से जो है सिम्टम्स वगैरह काज हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ हमारे ट्यूमर है ना आरसीसी, ऐसे कुछ हार्मोन्स वगैरह या कुछ पेप्टाइड्स वगैरह ऐसे रिलीज़ कर दे जो हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स काज करे। ठीक है, एक तो ट्यूमर की ओवर ग्रोथ की वजह से खुद जो है मसले मसाला आ रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किडनी में एक ट्यूमर है ना, अब ट्यूमर ग्रो हो रहा है तो वो किडनी को वैसे नुकसान पहुंचा रहा होता है। एक उसके अलावा जो है कुछ ऐसे सब्सटेंस वगैरह रिलीज़ करे जिसकी वजह से हमारे बॉडी में सिम्टम्स हो, उसे हम क्या कहेंगे, पेरानियोप्लास्टिक। देखें ना, वर्ड खुद बता रहे, पेरा मीन्स बिसाइड, नियोप्लास्टिक मीन्स नियोप्लाज्म, मतलब एक जो ट्यूमर उस नियोप्लाज्म ग्रो हो रहा है उसके अलावा कुछ सिम्टम्स काज करे। वो क्योंकि कुछ ट्यूमर ऐसे सब्सटेंस रिलीज करता है जो बॉडी में हमारे में सिम्टम्स काज कराता है। ठीक है, क्या है, पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूमर। ठीक है, बट नॉट डायरेक्टली काज्ड बाय प्राइमरी ट्यूमर इटसेल्फ। तो ये पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो है वो ट्यूमर के खुद के ओवर ग्रोथ की वजह से नहीं होता, ये सब्सटेंस रिलीज करता है ट्यूमर जिसकी वजह से वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अब वो कैसे होती है पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, कैसा होता है आरसीसी में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ईपीओ रिलीज़ करने की वजह से बंदे में क्या पता पॉलीसाइथीमिया हो। ठीक है, ज़ाहिर है आपको ईपीओ जो है, आपको पता है ईपीओ जो है हमारे जो है बोन मैरो पे जाके एक्ट करता है और ब्लड सेल्स की जो है प्रोलिफरेशन काज कराता है। ठीक है, ईपीओ ज़्यादा होगा तो ब्लड सेल्स ज़्यादा बनेंगे, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगी। ठीक है, रेनिन आपको पता है, अगर ये जो है हमारे आरसीसी के सेल्स अगर रेनिन ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, रेनिन से आपको पता है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, एडिमा हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये ट्यूमर सेल्स हमारे जो है पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड अगर रिलीज़ करे, ठीक है, मैंने आपने कहा ना कि ये जो है पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में हमारे ट्यूमर जो है या कुछ ऐसे पेप्टाइड्स या कुछ हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ करते हैं जो सिम्टम्स काज कराते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो ट्यूमर्स पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड अगर पेप्टाइड रिलीज़ करें, पैराथायरॉयड हार्मोन आपको पता है क्या करता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम वगैरह को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। या अगर फॉर एग्जांपल वो जो है ट्यूमर सेल्स एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज़ करें, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आपको पता है क्या है, हाइपरटेंशन वगैरह काज कराता है। ठीक है, कोर्टिसोल वगैरह रिलीज़ करा के हाइपरटेंशन काज करा देगा। ठीक है, तो क्या है, एक तो ये 3 सिम्टम्स हमें मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा फीवर, वेट लॉस होगा और पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स भी मिल सकते हैं आपको। हो सकता है जो है क्वेश्चन एस्टे में बताया हो कि ठीक है, फॉर एग्जांपल लेब वैल्यूज़ दी हुई हो, उसमें आरबीसी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हो, उसका बीपी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा हो सकता है बढ़ा हुआ हो आपको जो लेब वैल्यूज़ दी हुई होंगी ना उसमें। ठीक है, तो बहरहाल ये इस तरह से प्रोड्यूस कर सकता है हमारा रेनल सेल कार्सिनोमा। और ये क्या है, मे प्रेजेंट विथ लेफ्ट साइडेड वेरिकोसिल। अब आपको पता है कि हमने रीनल एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा था। ठीक है, ये हमारी राइट किडनी है। ठीक है, ये राइट रीनल वेन है, ये यहाँ से जो भी ब्लड वगैरह लेके इन्फीरियर वेना के वहाँ में चली जाती है। ये हमारी लेफ़्ट किडनी है, ये लेफ़्ट रीनल वेन है। ठीक है, ये यहाँ से लेफ़्ट किडनी से ब्लड वगैरह लेके इन्फीरियर वेना के वहाँ में चली जाती है। पर देखें राइट रीनल वेन डायरेक्टली चली जाती है इन्फीरियर वेना के वहाँ में। लेफ़्ट रीनल वेन है ना, उससे पहले सुप्रा रीनल वेन को भी जो है रिसीव करती है और गोनेडल वेन को भी रिसीव करती है। ठीक है, तो लेफ़्ट रीनल वेन क्या है, सुप्रा रीनल वेन, गोनेडल वेन दोनों को रिसीव करके आखिर में जो है इन्फीरियर वेना के वहाँ में पहुँच जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल किडनी में कहीं पे ट्यूमर हो, सही है, वो यहाँ पे आके लेफ़्ट रीनल वेन को अगर ब्लॉक कर दे। ठीक है, राइट रीनल वेन में को ब्लॉक कर दिया तो कोई मसला नहीं। ठीक है, किडनी
में मसले मसाले आएंगे, ठीक है, और कोई मसला नहीं होगा। लेफ्ट रीनल वेन को अगर जो है ट्यूमर ने इन्वॉल्व कर दिया, यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, तो फिर ब्लड जो है यहाँ से लेफ्ट रीनल वेन से निकल नहीं पाएगा, किडनी में जमा हो रहा होगा, इसके साथ साथ लेफ्ट गोनेडल वेन से भी निकलने होगा, गोनेट्स में लेफ्ट गोनेट जो है उसमें जमा हो रहा होगा, और सुप्रा रीनल वेन से भी हमारा ब्लड जो है नहीं निकल पाएगा, क्यों, आगे ब्लॉकेज आ गई है ना ट्यूमर की वजह से। तो इसलिए है कि लेफ्ट किडनी में अगर ट्यूमर होगा ना तो लेफ्ट साइडेड वेरिकोसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप देखें लेफ्ट गोनेडल वेन से ब्लड निकल ही नहीं रहा है, तो लेफ्ट गोनेडल वेन से ब्लड नहीं निकलेगा तो लेफ्ट गोनेड में जो है जमा होता रहेगा ब्लड, और वो वहाँ पे क्या काज कर देगा, वेरिकोसिल। याद रखें ये लेफ्ट किडनी में अगर रीनल सेल कार्सिनोमा होगा तभी होगा, राइट में नहीं होगा, क्योंकि राइट रीनल वेन गोनेडल वेन को रिसीव नहीं कर रही है। तो वही है कि रेयरली में प्रेजेंट विथ लेफ्ट साइडेड वेरिकोसिल। अब रेयरली लाजमी नहीं है कि हर जो है लेफ्ट साइडेड किडनी का जो है ट्यूमर है वो लेफ्ट रीनल वेन को इन्वॉल्व कर जाए, ठीक है, तो रेयरली हो सकता है, अगर इन्वॉल्व किया तो लेफ्ट साइडेड वेरिकोसिल हो सकता है। वो क्यों, कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेफ्ट रीनल वेन बाय कार्सिनोमा ब्लॉक्स द ड्रेनेज ऑफ लेफ्ट स्पर्मेटिक वेन या गोनेडल वेन, ठीक है, लीडिंग टू वेरिकोसिल। सही है, राइट स्पर्मेटिक वेन ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू इंफीरियर वेन का, हैंस राइट साइडेड वेरिकोसिल इज नॉट सीन। अब किडनी का जब हम ग्रोस एग्जामिनेशन करेंगे ना, ठीक है, ग्रोसली अगर किडनी को देखेंगे तो वहाँ पे हमें येलो मास मिलेगा, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये किडनीज है ना, तो यहाँ पे हमें ग्रोसली अगर देखेंगे तो येलो मास मिलेगा, ठीक है, इसमें सही नहीं दिखाई हुई है। बहरहाल अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह में जब पिक्चर्स वगैरह दी जाए तो आप देखना, अगर येलो मास वगैरह है और बाकी सिम्टम्स हैं तो समझ जाना ये रीनल सेल कार्सिनोमा है। उसके अलावा ये तो ठीक है, ग्रोस एग्जामिनेशन पे येलो मास मिलेगा। इसके अलावा अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे ना, तो माइक्रोस्कोपिकली फॉर एग्जांपल ये इसको लेके अगर इसको ये थोड़ा मतलब बायोप्सी लेके अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो मोस्ट कॉमनली हमें जो माइक्रोस्कोप में जो है रीनल सेल कार्सिनोमा का टाइप जो मिलता है उसे कहते हैं क्लियर सेल रीनल सेल कार्सिनोमा। सही है, इसके अलावा सही है रीनल पेपिलरी कार्सिनोमा भी मिलता है, रीनल सेल कार्सिनोमा का एक टाइप है, ठीक है, क्रोमोफोब टाइप भी है। पर बहरहाल जो मोस्ट कॉमन टाइप जो हमें देखने मिलता है रीनल सेल कार्सिनोमा का, अगर हम बायोप्सी लेंगे तो उसे हम कहते हैं वो होता है क्लियर सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो क्लियर सेल टाइप, उसमें आपको ये नहीं पता होगा, ठीक है, क्या ना हमने वो उसको बायोप्सी वगैरह लिए और क्लियर सेल कार्सिनोमा मिला है, उसको शायद इसी तरीके से आपको जो है दिया जाए कि वो हमने उसकी बायोप्सी वगैरह ली, वो वहाँ पे हमें पॉलीगोनल सेल्स मिले, ठीक है, पॉलीगोनल क्लियर सेल्स मिले, या फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए कि हमें ऐसे सेल्स मिले जो पॉलीगोनल थे और फिल्ड विथ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। बहरहाल ये जो भी हो आप समझ जाना ये क्लियर सेल टाइप है, ठीक है, रीनल सेल कार्सिनोमा का। अब ये किसी भी बंदे में रीनल सेल कार्सिनोमा होता क्यों है, ये होता है तब जब जो है हमारा VHL ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है ना, जो 3 नंबर क्रोमोसोम पे होता है ये VHL ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है, वॉन हेपेल लिंडाउ, ठीक है, वॉन हेपेल लिंडाउ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ये वॉन हेपेल लिंडाउ पड़ा है ना ये, तो ये हमारा होता है 3 नंबर क्रोमोसोम पे, ठीक है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर इसमें कोई म्यूटेशन वगैरह आ जाए, ठीक है, तो ट्यूमर सप्रेशन रुक जाएगी, जिसकी वजह से जो है कैंसर काज होता है, जिससे रीनल सेल कार्सिनोमा कहा जाता है, ठीक है। अब अगर इसमें जो है म्यूटेशन वगैरह आ जाए फिर क्या होता है, ठीक है, इंक्रीज्ड जो है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की जो है वो प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब यह आपको पता है ग्रोथ काज कराता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। इसके अलावा जो है HIF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की भी जो है प्रोडक्शन बढ़ जाती है। HIF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहते हैं हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, ठीक है। HIF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अगर बढ़ जाता है तो फिर ये क्या काज कराता है, VGF एंड PTGF, ठीक है, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन को ये बढ़ा देता है HIF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। बहरहाल VHL जो है ट्यूमर सप्रेशन जीन अगर कम हो गया तो IGF जो है वो बढ़ जाता है और HIF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बढ़ जाता है, सही है, जिसकी वजह से आखिर में हमें क्या होता है, रीनल सेल कार्सिनोमा मिल जाता है। अब ये जो रीनल सेल कार्सिनोमा होता है या तो ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी मदर या फादर से आ रहा हो, सही है, और जिसमें म्यूटेशन क्या होती है, जर्म लाइन म्यूटेशन होती है, ठीक है, या तो मदर फादर से आ रहा होता है जिसमें जर्म लाइन म्यूटेशन होती है, या पर्सन में खुद ही हो जाता है जिसमें सोमेटिक म्यूटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन, ठीक है, उम्र वगैरह बढ़ती गई, कोई उसने रिस्क फैक्टर फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग वगैरह की जिसमें उसके सोमेटिक सेल्स में जो है म्यूटेशन हो गई जिसकी वजह से रीनल सेल कार्सिनोमा हो गया, ठीक है। तो स्पोरेटिक भी हो सकता है या मदर फादर से भी आ सकता है। अब जो स्पोरेटिक ट्यूमर्स होते हैं ना वो जो है किडनी के ज़ाहिर आ रहे हैं मेल्स जिसमें एज क्या होती है 60 ईयर से अबव होती है। याद रखें स्पोरेटिक ट्यूमर्स में क्या होती है एज अबव 60 होती है और वो होता है एज अ सिंगल ट्यूमर, ठीक है, ऑन अपर पोल ऑफ द किडनी, ठीक है। अगर हम देखते हैं ना तो वहाँ पे क्या होगा अपर पोल पे सिंगल हमें ट्यूमर मिलेगा अगर स्पोरेटिक रीनल सेल कार्सिनोमा है।
और इसका जो रिस्क फैक्टर क्या है ऐसे स्पोरेडिक ट्यूमर का, सिगरेट स्मोक, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल बंदे में देखें, ठीक है, 60 ईयर से अबव हो और उसमें ये जो है आपको सिम्टम्स वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है, पाल्पेबल मास, हेमेट्यूरिया है, उसके अलावा पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी आपको मिल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका कैल्शियम वगैरह बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन हुई हुई है, ठीक है, और वो बंदा जो है क्रोनिकली स्मोकर भी है, आप समझ जाएं कि उस पेशेंट को क्या है, रीनल सेल कार्सिनोमा है, स्पोरेडिक टाइप वाला, ठीक है। अब हेरिडेटरी ट्यूमर है, वो जो है यंग एडल्ट में प्रोड्यूस होता है, ठीक, क्योंकि जर्म लाइन म्यूटेशन है, सही है। अब ये खतरनाक होती है जर्म लाइन म्यूटेशन, क्योंकि जो है शुरू से ही है इसमें म्यूटेशन आ गई है, तो इसलिए ये क्या होता है, बायलेटरल होता है, ठीक है, दोनों किडनीज़ के अंदर जो है हमें क्या मिलेगा, ट्यूमर्स मिलेगा। और ये जो हेरिडिटरी रेनल सेल कार्सिनोमा को हम वॉन एप्पल लिंडाउ डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वॉन एप्पल लिंडाउ डिजीज़ ऑटोनोमिक डोमिनेंट डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होती है, VHL जीन की जो है इनएक्टिवेशन हो जाती है। VHL जीन दोनों में जो है अफेक्टेड हो रहा होता है, पर हेरिडिटरी में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि ये जर्म लाइन म्यूटेशन इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है। और बहरहाल VHL की जो है म्यूटेशन दोनों में होती है, तो उसमें क्या होता है, VHL जीन इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हेमेंजियोब्लास्टोमा भी हो जाता है, कहाँ में, सेरिबेलम में, और इसके साथ साथ रीनल सेल कार्सिनोमा भी होता है ठीक है, बच्चे को। तो ये जो हेरिडिटरी टाइप है रीनल सेल कार्सिनोमा का, ये ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो ये हेमेंजियोब्लास्टोमा, सेरिबेलम वगैरह का इसमें नहीं मिलता स्पोरेडिक टाइप में। अब स्टेजिंग है, ठीक है, ट्यूमर की स्टेजिंग, टी स्टेजिंग वो कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रीनल वेन, ठीक है, रीनल वेन की जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर जो है रीनल वेन को इन्वॉल्व करके ट्यूमर हेमाटोजेनियसली स्प्रेड कर जाता है, कहाँ पे, लंग्स में या बोन पे। लंग्स में आपको क्या मिलेगा, कैनन बॉल मेटास्टेसिस मिल सकते हैं, ठीक है, और बोन में आपको लाइटिक लीजन, ओस्टियोलाइटिक लीजन वगैरह मिल सकती है, ठीक है। और ये लिम्फ नोड्स को कौन को इन्वॉल्व करता है, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स है ना, उनको ये रीनल सेल कार्सिनोमा इन्वॉल्व करता है। अब रीनल सेल कार्सिनोमा के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक दो वो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि रीनल सेल कार्सिनोमा जो है इंसिडेंटली हमें मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये लोकलाइजिंग सिम्टम्स है ना, ये बहुत एडवांस डिजीज़ के साथ जो है डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्यूमर, ठीक है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जो लोकलाइज सिम्टम है ना, फॉर एग्जांपल पाल्पेबल मास या फ्लैंक पेन वगैरह मिले, ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक कैंसर बहुत बड़ा नहीं हो जाता है, सही है। इसलिए जो है ये कैंसर हमारी बॉडी में बढ़ता रहता है, पर हमें पता नहीं चलता है, सही है। अब ये खामोशी से बढ़ रहा है, ठीक है, और ये उसके साथ साथ मेटास्टेसिस भी हो रहा होता है, सही है। तो हमें जो है मेटास्टेटिक के सिम्टम्स पहले मिल जाते हैं, ठीक है, इसके प्राइमरी सिम्टम्स के अलावा, सही है, कि प्राइमरी सिम्टम से पहले जो हमें मेटास्टेटिक के सिम्टम मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल लंग्स में जो है कैनन बॉल अपीयरेंस मिल जाएगी, या जो है बोन पेन होगा पेशेंट को, अगर उसको हम जो है कराएंगे उसकी रेडियोग्राफी वगैरह, तो ओस्टियोलाइटिक लीजन्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमें जो मेटास्टेटिक सिम्टम वगैरह वो पहले ही मिल जाते हैं इस प्राइमरी सिम्टम्स से पहले, ठीक है। तो क्या है, रीनल सेल कार्सिनोमा इज ऑफन डिटेक्टेड इंसिडेंटली सिंस लोकलाइजिंग सिम्टम्स ओनली डेवलप इन एडवांस्ड डिजीज, मेटास्टेसिस आर ऑफन डिस्कवर्ड अर्लियर देन प्राइमरी नियोप्लाज्म। हमारे पास किडनी का ट्यूमर है जिसे विल्म्स ट्यूमर कहा जाता है, ठीक है। विल्म्स ट्यूमर का एक और भी नाम है नेफ्रोब्लास्टोमा, ठीक है। तो ये आपको वर्ड मिले या ये विल्म्स ट्यूमर मिले, सेम बात है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये भी एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है किडनी का, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा था ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर था, जैसे विल्म्स ट्यूमर भी मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ये अराइज होता है फ्रॉम ब्लास्टिमा, ठीक है। अब ब्लास्टिमा क्या है, ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा या मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम है, ठीक है। हमने किडनी की जो है हमें एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा था कि जो मैच्योर किडनी जो हमारी होती है वो डेवलप होती है दो चीज़ों के इंटरेक्शन से, एक मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम या जैसे मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा कहते हैं, दूसरा था यूरेट्रिक बड। यूरेट्रिक बड हमारा जो है कलेक्टिंग सिस्टम बना रहा था, जिसमें जो एक मतलब यूरेटर वगैरह हो गए, ठीक है, ये यूरेट्रिक बड बना रहा था। बाकी जो है मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम था जिसे ब्लास्टिमा कहते हैं, वो बना रहा था ग्लोमेरुलस PCT वगैरह ये बना रहा था, ठीक है। तो ये जो विल्म्स ट्यूमर है ना, ये मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम का ट्यूमर है, सही, इसके अंदर जो है ट्यूमर प्रोड्यूस हो जाता है। तो ब्लास्टिमा क्या है, इमेच्योर किडनी मेसेनकाइम है जिससे ग्लोमेरुलर PCT वगैरह बनने होते हैं, सही है। तो इसमें ये क्या है, ये ट्यूमर किसको इन्वॉल्व करता है, मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम को, जिसमें जो है ग्लोमेरुलाई वगैरह ट्यूब्यूल्स वगैरह बनने होते हैं, ठीक है। अब ये क्या मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट रेनल ट्यूमर है इन चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन में जो भी है मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स है रेनल का, वो मोस्ट कॉमन क्या है, विल्म्स ट्यूमर है, ठीक है। एवरेज एज क्या है प्रेजेंटेशन की, 3 ईयर्स। प्रेजेंट्स एज अ लार्ज यूनिलेटरल फ्लैंक मास, सही, ठीक है, एक मास होगा
उसके साथ हेमेट्यूरिया और हाइपरटेंशन भी होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो ट्यूमर सेल्स है ना रेनिन वगैरह सीक्रेट कर रहे होंगे। तो किसी बच्चे में अगर यूनिलेटरल फ्लैंक मास है, उसके साथ उसको यूरिन में ब्लड भी मिल रहा है और हाइपरटेंशन भी है, तो और बच्चा जो है अराउंड 3 ईयर्स ऑफ एज है, तो आपकी जो है आपका खदशा जाना चाहिए विम्स ट्यूमर की तरफ। ठीक है, अब क्या है ये कि मोस्ट जो है 90% जो है वो स्पोरेटिक होते हैं। 90% जो है बच्चों के ब्लास्टिमा में खुद ही ये जो है म्यूटेशन वगैरह प्रोड्यूस हो रही होती है और विम्स ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, कोई भी जेनेटिक वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती। 90% तो स्पोरेटिक होता है। बाकी जो है 10% है वो जो है जेनेटिक सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड है। सही, ठीक है, वो कौन से जेनेटिक सिंड्रोम्स है जिनके साथ विम्स ट्यूमर एसोसिएटेड है? एक है WAGR सिंड्रोम। ठीक है, WAGR सिंड्रोम का मतलब क्या है? W से विम्स ट्यूमर, ठीक है, ए से एनाइरिडिया, एनाइरिडिया मतलब एब्सेंस ऑफ आयरस। ठीक है, इसके साथ जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़, और R से मेंटल एंड मोटर रिटार्डेशन। ठीक है, तो WAGR सिंड्रोम के साथ भी विम्स ट्यूमर एसोसिएटेड है। WAGR सिंड्रोम में आपको ये चीज़ें मिलेगी। WAGR सिंड्रोम कब होगा? जब जो है WT1 जीन है ना, ट्यूमर सप्रेशन जीन, इसके ये डिलीट हो जाए। सही है, इसकी डिलीशन हो जाए। WT1 ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हमारे 11 नंबर क्रोमोसोम में होता है। अगर ये WT1 ट्यूमर सप्रेसर जीन डिलीट हो जाए तो WAGR सिंड्रोम हो जाएगा, जिसमें हमें विम्स ट्यूमर भी मिलेगा। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। इसके अलावा जो है एक सिंड्रोम है जिसके साथ ये विम्स ट्यूमर मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं डेनिस ड्रेश सिंड्रोम। ठीक है, डेनिस ड्रेश सिंड्रोम में क्या होगा? एक तो विम्स ट्यूमर मिलेगा, इसके साथ साथ जो है प्रोग्रेसिव रीनल डिजीज़ मिलेगी। ठीक है, बच्चे का जो है प्रोग्रेसिव GFR वगैरह डिक्रीज़ हो रहा होगा, उसके साथ साथ उसको विम्स ट्यूमर भी होगा। और उसके साथ साथ जो है बच्चे में क्या होगा? मेल जो है सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म होगा। अब सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ हर्माफ्रोडिटिज्म किसे कहते हैं। हर्माफ्रोडिटिज्म मतलब ऐसे समझ लें कि किसी पेशेंट में जो है उसके गोनेट्स में फॉर एग्जांपल टेस्टिस भी प्रेजेंट हो और ओवरीज भी प्रेजेंट हो। ठीक है, और इसके साथ साथ उसके जो एक्सटर्नल जेनिटलिया एम्बिगुअस हो, मतलब ना ही हमें क्लियरली वो पेनिस हो ना ही क्लियरली वेजिना हो, मतलब एम्बिगुअस अगर उसके एक्सटर्नल जेनिटलिया हैं और उसके गोनेट्स में टेस्टिस और ओवरीज दोनों प्रेजेंट हैं, वो उसको कहेंगे हम हर्माफ्रोडिटिज्म। अब सोडो हर्माफ्रोडिटिज्म क्या है? सोडो हर्माफ्रोडिटिज्म का मतलब कि किसी ऐसा पेशेंट जिसका जो है टेस्ट या गोनेट्स में तो टेस्टिस या ओवरी हो, ठीक है, दोनों ना हो, या टेस्टिस हो या ओवरी हो, गोनेट्स तो ठीक हो, पर उसके जो एक्सटर्नल जेनिटलिया हैं वो एम्बिगुअस हो। सही है, या वो एक्सटर्नल जेनिटलिया एम्बिगुअस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? सोडो हर्माफ्रोडिटिज्म। सोडो हर्माफ्रोडिटिज्म में क्या था कि जो गोनेट्स तो बिल्कुल ठीक हो, एक्सटर्नल जेनिटलिया में कोई मसला मसाइल हो। तो मेल सोडो हर्माफ्रोडिटिज्म में क्या होगा? उसके जो गोनेट्स तो टेस्टिस होंगे, पर उसके जो है उसका जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होगा या तो वो एम्बिगुअस होगा या तो वो फीमेल टाइप फॉर एग्जांपल वेजिना वगैरह होगी उसमें। ठीक है, तो क्या है? सोडो हर्माफ्रोडिटिज्म कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ मेल कैरियोटाइप। ठीक है, कैरियोटाइप मेल हो, ठीक, 46 क्रोमोसोम और XY हो, और उसके साथ साथ उसके टेस्टिस भी प्रेजेंट हो, बट डेवलप्स एक्सटर्नल जेनिटलिया देट आर एम्बिगुअस और प्रीडोमिनेटली फीमेल, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेल सोडो हर्माफ्रोडिटिज्म। तो डेनिस ड्रे सिंड्रोम में क्या होगा? मेल सोडो हर्माफ्रोडिटिज्म होगा। ठीक है, बंदे के जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया वगैरह एम्बिगुअस होंगे, उसके साथ विम्स ट्यूमर भी होगा और उसको प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर भी होगा। और ये डेनिस ड्रे सिंड्रोम क्या है? WT1 जीन है ना जो 11 नंबर क्रोमोसोम पे, उसकी म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, डेनिस ड्रे सिंड्रोम में क्या हो जाती है? WT1 जीन की म्यूटेशन हो जाती है। और WAGR सिंड्रोम में क्या हो रही थी? WT1 जीन की डिलीशन हो जा रही थी। एक और सिंड्रोम है जो विम्स ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड है, उसे कहते हैं बेकविथ वीडमैन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा? विम्स ट्यूमर मिलेगा। ठीक है, बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब जब वो बच्चा 1 महीने से भी छोटा होगा उसमें ही जो है हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह मिलेगी। ठीक है, उसके साथ साथ मस्कुलर हेमी हाइपरट्रोफी होगी, कुछ जो है मसल्स हाइपरट्रोफीड होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे। उसके साथ साथ ऑर्गेनोमेगली मिलेगी, फॉर एग्जांपल उसकी टंग वगैरह जो है वो क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिले तो वो क्या है? बेकविथ वीडमैन सिंड्रोम है। ठीक है, अब ये आपको याद रखने में एक आसानी होगी, इससे समझ लें बेकविथ वियर्डमैन सिंड्रोम। वियर्ड है ना, देखें किसी मसल में हाइपरट्रोफी है, कोई नॉर्मल है, और जो है ऑर्गेनोमेगली है, मतलब फॉर एग्जांपल टंग वगैरह बहुत ही बड़ी है, तो ऐसे समझे कि एक वियर्ड शेप है। तो ये आपको याद रखने में हेल्प होगी कि बेकविथ वियर्डमैन सिंड्रोम, उसमें क्या होगा? ऑर्गेनोमेगली वगैरह वियर्ड होगा और उसके जो है कुछ मसल्स हाइपरट्रोफीड हो गए, मतलब ये वियर्ड अपीयरेंस है, तो ये आपको याद रखने में आसान हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या एसोसिएटेड है? WT2 जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, उसकी म्यूटेशन के साथ इन्वॉल्व है, तो ये या बेकविथ वीडमैन सिंड्रोम है।
अब एक और ट्यूमर है किडनी के, रीनल ऑन्कोसाइटोमा, ये आप जो है ऐसे पढ़ लेना। बहरहाल यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाता है किडनी के ट्यूमर्स का। उम्मीद है इससे आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह जो है गलत नहीं होंगे। अगर आपने इसको सही से समझा पढ़ा है, एक बार आप खुद इसको पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ से समझ के। फिर इसके बाद उम्मीद है आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बाकी भी जो इस पैथोलॉजी और फार्मा वगैरह के लेक्चर्स आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं, चैनल्स पे अपलोडेड हैं।